नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए साथियों एक ऐसी क्लास आप सभी को दे रहा हूं जिसमें आपके इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। और इसमें मेरा मानना है कि साथियों आसान और कठिन प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपना स्कोर बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। सो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो भी देते रहेंगे आपको। ओके, तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि दिल्ली में एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69। यानी ये अमेंडमेंट जो हुआ था इसके जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया, ये संविधान के अंतर्गत है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है अगर आपको आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी वो राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है उसमें भाग नहीं ले सकता। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप में महान प्रवास का अंत कितने वर्षों में हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 4 सदी में। देखिए यूरोप में महान प्रवास का जो अंत हुआ वो 4 सदी में हुआ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी करते चलिएगा, एक सीरीज बना लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो साथियों यहाँ पे दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में हैं। तो यहाँ पे साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा पहला और दूसरा। पहला दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी, यहाँ पे पहला और दूसरा राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। देखिए यहाँ पे 1970, 1971, 1972, 1973। तो प्यारे साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में मेघालय राज्य अस्तित्व में आया। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। देखिए बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 6 का यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है प्रदेश के बारे में। ठीक है, देश के बारे में नहीं, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रदेश के मंत्रियों की समिति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो चाहेगा आपके ऑप्शन बी, यानी राज्यपाल, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब तैयार हुआ। 1917, 1926, 1947, 1951। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, 1926 यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, यानी भारत में जो पहला लोक सेवा आयोग तैयार हुआ वो 1926 में। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था है वो हमने किस देश से ग्रहण की है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए के साथ यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला प्रश्न है,
यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी किसी न्यायालय में नहीं। यहाँ पे बात हो रही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। तो किसके खिलाफ जाएंगे आप? मौलिक अधिकार का, अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत ये राज्य के ऊपर डिपेंड है कि उसको लागू करेगा या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी के साथ क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए यहाँ पे जो संविधान सभा की समिति बनाई गई थी उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें से वो सदस्य नहीं थे। तो प्यारे साथियों, इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति, ठीक है, इसके सदस्य नहीं थे। जबकि बात करें प्रक्रिया के नियमों पर समिति तो इसके सदस्य थे। राष्ट्रीय ध्वज पर कार्यवाहक समिति, इसके भी सदस्य थे। संचालन समिति के भी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दो या अधिक राज्यों केंद्र शासित राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकता है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन यानी कानून द्वारा संसद में एक कानून लाकर दो या दो से अधिक राज्यों के केंद्र शासित राज्यों के लिए आप संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकते हैं। इसके लिए आपको संसद में कानून लाना होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए यहाँ पे पहला है कि चार्टर अधिनियम 1793 गवर्नर जनरल को अपनी परिषद को रद्द करने की शक्ति। चार्टर अधिनियम 1813 दे रहा है कि भारतीय राजस्व के उपयोग के लिए प्रक्रियाएं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पांचवें सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए। ऑप्शन डी यहाँ पे सभी। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी, ठीक है। कौन सा मिलान सही नहीं है? इसमें से सभी क्या है, ये गलत होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप नोट भी करते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है री एग्जाम यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। वर्दी पहन के आइएगा इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में 13 दिसंबर 1946 किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जो 13 दिसंबर 1946 है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो साथियों यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, उद्देश्य संकल्प लाया जाना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। जितने भी यूपी पीपी वाले हैं गदर मचा दो कमेंट करके, भर भर के कमेंट करना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन छाटिए। ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की एक समिति ने मौलिक अधिकार को अंतिम रूप दिया था। बी, अनुच्छेद 32 किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने की शक्ति देता है। जी हाँ, जा सकते हैं। और अनुच्छेद 17 और 24 को पूर्ण अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की एक समिति ने मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए गलत होगा, और ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, ये सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला प्रश्न है, विधायी प्रक्रिया का एक नियम जिसके तहत गति पर और बहस रोक दी जा सकती है संसदीय शब्दावली में के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डैश है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, समापन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यूपीपी वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ में आरपीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरपीएफ वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी परिषद में कितने राज्य शामिल है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो उत्तर पूर्वी परिषद है उसमें कितने राज्य शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे साथियों इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा साथियों, ठीक है। 8 राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन से संबंधित है? जब भी ये आपातकाल लगते हैं तो आर्टिकल 19 के प्रावधानों के निलंबन से कौन सा आर्टिकल संबंधित होगा? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ आर्टिकल 358। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 358। देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल हैं जो क्या है वो विहीन नहीं किए जाएंगे, यानी शून्य नहीं किए जाते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के कितने वर्ष में हुई? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वित्त आयोग की स्थापना हुई तो वो संविधान लागू होने की कितने वर्ष के बाद की गई? तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी साथियों, सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 वर्ष के बाद। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष के बाद वित्त आयोग की स्थापना हुई जब संविधान हमारे देश में लागू हो चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में कितने राज्य हो गए थे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब बना उसके बाद कितने राज्य भारत में हो गए थे? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 14 प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए यहाँ से आपके भूगोल के क्वेश्चन शुरू हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तुंगभद्रा, साबरमती, मंडावा या फिर नर्मदा? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे ऑप्शन ए क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा हाईवे? देखिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, फटाफट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन बताना है। ठीक है, चलिए खाकी की कसम आप लोग कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कर दीजिए, आरपीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं उसमें से एक नदी निकलती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है साथियों। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरा मानना है कि नर्मदा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? देखिए यहाँ पे उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है और दक्कन पठार के बीच, ठीक है, ये दोनों के बीच के स्थान को विभाजन क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विंध्य। ठीक है, तो इस बीच के स्थान को क्या कहेंगे? विंध्य कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए के साथ मेघालय। एक बात क्लियर है कि मेघालय में सोनापानी लघु जल विद्युत परियोजना, ठीक है, सोनापानी लघु कौन सी परियोजना है ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको बताना होगा ये जल विद्युत परियोजना है सर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल बकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? ठीक है, ये 3 तटबंध हैं, एक है लाल बकेया और बागमती और कमला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, नेपाल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी नेपाल राइट ऑप्शन है। नेपाल को भारत सहायता प्रदान कर रहा है, किस लिए? तटबंध के लिए। कौन से तटबंध? लाल बकेया, बागमती और कमला के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्क जल डमरू मध्य। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मान के चलिए आपके 6 मंथ के अंदर ही एग्ज़ाम करवाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्म जल
स्रोत के स्थानों पर उनके राज्य का सही मिलाप करें। देखिए, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, बकेश्वर गुजरात, तुआ पश्चिम बंगाल, उनाई महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा ऑप्शन डी के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मणिकरण ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे 2 का सी होगा। ठीक है, 2 का सी यानी बकेश्वर ये आपके पश्चिम बंगाल में है, और तीसरे का यहाँ पे बी हो जाएगा, तुआ ये आपके गुजरात में है, 4 का डी उनाई कहाँ पे आपके महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जल स्रोतों के स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, यहाँ पे थोड़ा से इजी क्वेश्चन और थोड़ा से सरल क्वेश्चन हमने शामिल किया है, क्योंकि यूपी पुलिस में काफ़ी टफ क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे दे दिया आपके त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए ध्यान दीजिएगा, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। देखिए पहला है त्रिपुरा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपके मिजोरम, उसके बाद आपके मणिपुर, और उसके बाद आपका ये मेघालय। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थान चाथम मिल, वंडूर वाच, माउंट हेरियट व चूना पत्थर की गुफाएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल से। 1 या 2 क्वेश्चन फटाफट यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। साथियों ध्यान देना, ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु सही होगा। यहाँ पे एक स्थान है चाथम शामिल, और वंडूर वाच और माउंट हेरियट कहाँ पे है, तमिलनाडु। चूना पत्थर की बात हो, तमिलनाडु राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो साथियों यहाँ पे भारत में सर्वाधिक जो बाढ़ संभावित क्षेत्र है बिहार में, भारत का सर्वाधिक दक्षिण भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का बाघ रिजर्व है, टिटनेस बैक्टीरिया का कारण है। तो ये ऑप्शन डी भी सही होगा, सिमलीपाल भी सही है और ए भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा। तो गलत कथन कौन सा है कि भारत का सर्वाधिक दक्षिण भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ये गलत पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवनासमुद्र की स्थापना कब की गई। तो प्यारे साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1902, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे परियोजना है कि नागार्जुन सागर, निजाम सागर, पोचाम्पत सागर, इनमें किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल है। ये 3 स्टेट किस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ के नागार्जुन, निजाम सागर और पोचाम्पत जो परियोजनाएं तीनों में शामिल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, पल्क जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नोट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत में समुद्री विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है। तो प्यारे साथियों इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी यानी चेन्नई, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार है। क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राइट ऑप्शन है, माफ कीजिएगा साथियों, आंध्र प्रदेश राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अहमदनगर, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम जो होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, आपके स्क्रीन से गुजर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन बी कोची, राइट ऑप्शन होगा साथियों। तो 38 का ऑप्शन भी सही है। साथियों ध्यान देना, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस का या फिर आप आरपीएफ का दे रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तंजावुर, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। 39 का साथियों ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो साथियों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत में जनजाति पाई जाती है उसमें जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गोंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, गोंड जनजाति एक ऐसी है जिसकी भारत में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, साथियों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया? यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक मौलिक अधिकार एक राष्ट्रीय आर्थिक नीति के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, कराची 1931 राइट ऑप्शन होगा। साथियों ध्यान देना, साथियों नोट करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक के द्वारा तीन बंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया? तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दीन बंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को नील दर्पण में दर्शाया है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। नील की खेती करने वाले जो किसान थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, आपने सुना होगा। तो ऑप्शन बी साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, असहयोग आंदोलन। 1923 में इस पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसका गठन किया था। ठीक है बच्चों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, पुराने जकार्ता में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया था? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट ऑप्शन होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नाना साहिब के साथ जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। 45 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाना साहिब राइट ऑप्शन होगा। इन्होंने कानपुर की घेराबंदी के समय विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के बारे में बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद पेप्सू क्या बना? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी पार्ट बी राज्य, ऑप्शन बी साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन यंग तुर्क नहीं था? क्वेश्चन पूछ रहा है जो भारतीय के इतिहास हैं उसमें यंग तुर्क की परिभाषा पूछ रहा है। साथियों ध्यान देना, तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, क्लेप्टोक्रेसी का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 48 का साथियों ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन बी भ्रष्टाचार से। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
जब भी बात करें क्लेप्टोक्रेसी की तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये भ्रष्टाचार के बारे में बात हो रही है और सामाजिक बुराई से संबंध है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो साथियों, यहाँ पे एक समय चल रहा था जब भी कोई गवर्नर आता था तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था। ठीक है, एक एक्ट लाया गया, उसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल नाम काटकर वो ऑफ इंडिया हो गया। तो साथियों, वो एक्ट था ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। 1833 जो एक्ट आया उसके बारे में कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया, और जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बदल दिया गया। ठीक है, अब क्या है कि अब ये जो गवर्नर होगा वो पूरे इंडिया पे शासन करेगा। इससे पहले जो थे वो सिर्फ बंगाल में ही शासन करते थे। तो साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का जवाहर कहा गया? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जगमोहन सिंह नेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, उस वाहिनी का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांश से यकृत में पोषयुक्त रक्त देती है? देखिए, यहाँ से विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यकृत प्रवेश द्वार शिरा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती हैं? तो साथियों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 3 परतें यहाँ पे होंगी। ऑप्शन बी साथियों सही है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्तवाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? तो साथियों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अरेखित पेशियों का। क्वेश्चन पूछ रहा है जो रक्तवाहिनी है उनका जो मध्य आवरण है वो किसका बना होता है? तो अरेखित पेशियों का। यहाँ पे विज्ञान के क्वेश्चन आपके पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर का वो कौन सा भाग है जिसमें रक्त का यानी खून का प्रवाह सबसे तेज होता है? तो साथियों, ये जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, महाधमनी में। ऑप्शन सी, अगर इसको काट दे तो यहाँ से सारा खून क्या है, शरीर के बाहर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसेटिलकोलिन का रक्तस्रावण करने वाली कोशिकाएं? तो प्यारे साथियों, यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन ए यानी न्यूरॉन्स राइट ऑप्शन होगा। यानी एसिटाइलकोलिन का स्रावण जो करने वाली कोशिकाएं हैं वो कौन सी है? न्यूरॉन्स राइट ऑप्शन होगा। फटाफट ये आप नोट करते चलिएगा। यूपी पुलिस के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ नोट्स, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में उपस्थित समन्वय तंत्र क्या है? तो साथियों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शरीर के बारे ह्यूमन बॉडी से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि? तो साथियों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 58 का साथी ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनिषेचन क्रिया में क्या होता है? तो साथियों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बिना निषेचन के अंडे में विदलन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कि शुक्र जनन में अंतिम रूप से एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणु की संख्या कितनी होती है साथियों? तो साथियों, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 4 राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे 4 होगा। तो ये साथियों यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके कठिन प्रश्न और आसान प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर पढ़ लिया होगा तो यकीन मानिए आपको यूपी पुलिस री एग्जाम में
वर्दी पहनने से साथियों कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।